अब मैं ज़्यादा समय न लेकर के सीधे अफलातून जी को आग्रह करता हूँ कि आप आए। आप बहुत पुराने समय से जब पिताजी समाजवादी जन परिषद से जुड़े रहे, उस समय से लगातार आपके साथ तमाम आंदोलनों में भाग लिया, देश के कोने कोने में जाते रहे और अपने राजनीतिक मेंटर केशव पटनायक जी के साथ लंबे समय तक संघर्ष किया और 1995-96 के आसपास वो हमारे घर भी आए, रात्रि विश्राम हुआ और उस समय जो आजमगढ़ में सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां थी उनमें भाग लेते रहे। तो एक लंबा समय आपका कॉमरेड शिव नारायण जी के साथ बीता है और हमारा यह प्रयास है कि उन यादों को संजोते हुए एक संक्षेप में अपनी बात रखेंगे उनके पुराने साथी और समाजवादी जन परिषद के महासचिव श्री अफलातून जी। आज के इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे आदरणीय प्रोफेसर तुलसीराम जी, शिव नारायण की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान माला की शुरुआत करने के लिए आए साथी उर्मिलेश जी, शिव नारायण के अग्रज आदरणीय रामकारे जी, लक्ष्मण और इस हॉल में मौजूद आजमगढ़ के मित्रों, भाइयों और बहनों, साथियों, शिव नारायण पूरी तरह से एक राजनैतिक कार्यकर्ता थे और एक राजनीतिक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत स्तर पे जिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है उसका ईमानदारी से शिव नारायण सामना करता था। आजमगढ़ के बस स्टैंड पे उतर के शिव नारायण से मिलने के लिए हम लोग पहुंचते थे मुख्य डाक खाने के पास, जहां सामने बेंच लगा करके जो छोटी बचत होती है NSS, NSC, इसका सर्टिफिकेट उर्मिलेश भाई शिव नारायण बनाते थे। उसमें जो औपचारिक कमीशन मिलता है वो उनकी कमाई। इस बात का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आर्थिक निर्वाह कैसे हो, इसके बारे में कम से कम समाजवादियों ने तो बहुत ही कम सोचा। वामपंथियों ने कुछ व्यवस्था वो लोग करते थे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन उर्मिलेश भाई को अनुभव है, वो बता सकते हैं, तुलसीराम जी भी बता सकते हैं कि वो राशि भी ऐसी नहीं होती है कि वह राजनीतिक कार्यकर्ता अपने परिवार का निर्वाह उससे कर सकता। आज की तारीख में भी ये तमाम जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जहां पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को कुछ आर्थिक निर्वाह के लिए मिलता भी है तो वो बहुत न्यूनतम चीज होती है। और ऐसी परिस्थिति में शिव नारायण परिवार के स्तर पे आपको सबको जो उनसे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा भी परिचित होंगे, जानते होंगे कि उनके अग्रज यहाँ डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरियन थे और हमारे यूनिवर्सिटी से उन्होंने लाइब्रेरी साइंस की उपाधि प्राप्त की थी। और परिवार और पूरे उसके जो संयुक्त परिवार था वो सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर और एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में शिव नारायण रहते थे। जो परिचय अभी लक्ष्मण ने बताया, छोटा सा एक सुधार करना चाहूँगा। समाजवादी जन परिषद बनने के
पहले समता संगठन एक राजनीतिक संगठन था, जो दल नहीं था। शिव नारायण उससे जुड़े थे और आजमगढ़ के लोगों के लिए जिनको जिनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, साथी विष्णुदेव गुप्ता, जयशंकर के पिताजी विष्णुदेव जी, वो जो लच्छूपुर से विधायक रहे, वो समता संगठन से जब जुड़े तो उस समय ही शिव नारायण समता संगठन से जुड़े और उसके बाद कई जन आंदोलनों के लोगों के बीच लंबा संवाद चला। मैं पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जो कई राज्यों में थी और मुख्य रूप से बिहार आंदोलन से शुरू हुई थी। उत्तर बंगाल तपसीली जाति आदिवासी संगठन, तपसीली जाति आदिवासी संगठन ये अनुसूचित जाति जनजाति एक सामाजिक संगठन उत्तर बंगाल का था और इन संगठनों की विशेषता के बारे में भी बताऊंगा। महाराष्ट्र का समता आंदोलन और हम लोगों का समता संगठन जो कई राज्यों में था, इस और केरल का समता विद्यार्थी संगठन, ये सभी समूह लोहिया और जेपी से प्रभावित समूह थे। जमीनी काम करते थे, आंदोलनों से जुड़े थे, लेकिन इनके मन में था कि एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हमें बनानी होगी और राजनीति में अगर आना है तो असरकारक होना होगा। ये बहुत जरूरी शर्त होती है कि आप असरकारक नहीं होंगे तो माने आपको पूछा नहीं जाएगा राजनीति में, ये एक बहुत जरूरी बात होती है। तो इन लोगों के, इन समूहों के बीच में आपस में लंबा संवाद चला और वो दौर था जिसको हमारे गुरु साथी किशन पटनायक ने प्रतिक्रांति की संज्ञा दी। जैसे क्रांति जीवन के हर क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन लाती है, सुधार लाती है, प्रतिक्रांति जीवन के उन तमाम क्षेत्रों में उल्टी दिशा में धकेलने का काम करती है। चाहे वो सांस्कृतिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उस प्रतिक्रांति की प्रक्रिया में उल्टी दिशा में ले जाने की बात होती है। और डंकन प्रस्ताव या विश्व व्यापार संगठन की जब स्थापना हुई तो उसको हम लोगों ने माना कि प्रतिक्रांति की शुरुआत हुई है। मेरी पहली भेंट हुई बनारस के कैंट स्टेशन पर और हम लोग जा रहे थे, दिल्ली में रैली होने जा रही थी जिसमें छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथी नियोगी के साथी थे जनकलाल ठाकुर जी, भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के अब्दुल जब्बार साहब थे और आप चले अन्य सभी राज्यों के, उत्तर बंगाल के हमारे साथी थे। ये मेधा पाटकर थी जो कहीं न कहीं एक वैकल्पिक विकास की बात करने वाले एक आंदोलन, तब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे उस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन उनकी एक छवि बन चुकी थी। ये सारे लोग और किशन पटनायक थे, सर्वोदय के लोग भी कुछ थे जो लोग इन आर्थिक नीतियों के विरुद्ध थे। और शिवनारायण ने बाद में कहा कि मैं इस किताब का, एक किताब का कवर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये उर्मिलेश जी के मित्र सुनील की लिखी हुई किताब है, डंकन प्रस्ताव को कैसे समझे। इसका क्या महत्व था? उस समय ये कहा जा रहा था केंद्र में जो सरकार थी कि इससे तो बहुत ही फायदा होने जा रहा है। तो हम लोग कहते थे कि ये प्रणब मुखर्जी साहब जो भी राष्ट्रपति हैं कि वो आए और गांव में चौपाल में आकर के बताएं कि क्या फायदा होने जा रहा है। कोई बताने वाला नहीं था। वैसे में हमारे साथी सुनील जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी भी थे और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच में वो पीएचडी का काम छोड़ करके और पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन के आए थे। उन्होंने सरल भाषा में ये छोटी सी पुस्तिका लिखी जिसमें ये विश्व व्यापार संगठन की जो भूमिका थी, डंकन प्रस्ताव को कैसे समझे। अगर चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो एक साधारण व्यक्ति के ऊपर सवार है कोई और एक जैसे बंसी होती है मछली पकड़ने की, वैसे गाजर लटकाए हुए है कि उसको देखते हुए आदमी बढ़ता रहे। और बड़ी सरल भाषा में उसका वर्णन किया गया है कि विश्व व्यापार संगठन है क्या। तो साथियों, उस समय जब हमारे इस राजनीतिक दल का निर्माण हुआ
तो निश्चित तौर पर आज हम सुनना चाहते हैं उर्मिलेश भाई को। तो 3 प्रमुख मुद्दे थे, जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर जो दौर है, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ बहुत पुरानी बात, ये 91-92 की बात और गोरक्षा वगैरह का जो संदर्भ अभी आया है, उस समय की बात शायद शिवनारायण जी के भाई साहब को या परिवार वालों को याद होगा। वही दौर था कि बजरंग दल से जुड़े हुए लोग और वो गायें भेजी जा रही थी कलकत्ता, और उनको शिवनारायण ने अपने दम पर ये शंकर जी का जो तिराहा है वहाँ रोका। और इन लोगों ने क्या किया कि जब पता चला कि अब तो हम पकड़े जाएंगे, उन बैलों को, जानवरों को, सबको छोड़ दिया, गाँव छोड़ दिया, जाकि फिर ये लोग इसको करें। और मैंने ट्रक का जो ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर होगा तो सीधा साधा किसी कंपनी से जुड़ा होगा, लेकिन राजनीतिक रूप से ये लोग जुड़े। तो उस समय के जो लोग रहे होंगे तो अखबारों में भी इस बात की खबर है, अकेले दम पर शिवनारायण ने इन लोगों का ये जो कार्रवाई थी उसको रोका। उस जमाने में की बात कर रहे हैं, 95 के पहले की बात। तो ये उस समय से था। मैं उदाहरण इसलिए इसका दे रहा हूँ कि आज बनारस के सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों में से एक जो गुजर चुके हैं, दीनदयाल जालान साहब, उनकी एक गौशाला भी चलती है, रामेश्वर गौशाला, और रामेश्वर गौशाला का संचालन आज उनका बेटा करता है। उस बेटे के ऊपर विधिवत गाय की तस्करी का पुलिस केस है। उन जो गौशाला से गाय कलकत्ता भेजी जाती थी उसको लेकर के रंगे हाथ पकड़ा गया। और ये जो पूरी चीज होती है, इसकी चर्चा हम खुल के इसलिए करना चाहते हैं कि कोई छिपाने वाली बात नहीं है। ऑफिशियली आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। और वो बीफ एक्सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं आपको पता है। विष्णु हरि डालमिया साहब का भी शेयर रहा, अमिताभ बच्चन का भी शेयर रहा। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, जैन लोग होते हैं, जैन है, लेकिन वो और नाम रहेगा तो आप लोग को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, अल कबीर जैसा नाम रहेगा कंपनी का, कारखाने का, तो लगेगा कि भाई इसका मालिक हो सकता है कोई मुसलमान। लेकिन चूंकि बीफ भेजा जाना है खाड़ी के देशों में, तो खाड़ी के देश में खरीदने वाले जो हैं उनको उस कंपनी का नाम समझ में आए, इसीलिए अल कबीर जैसा नाम होता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने साथी के बारे में कि ये पूरा दौर नहीं चालू हुआ था, उस समय उसने इस बात को पकड़ा और अकेले दम पर इन लोगों को एक्सपोज करने का काम किया। तो साथियों, हर जगह और जाते थे तो हमारे पूर्वांचल में कई मामलों में कुछ एक छोटा सा मुद्दा है जिसका जिक्र करके मैं समाप्त करूंगा। इस बात को हम लोगों ने समझा कि जहां हम शोषक होते हैं वहां हमको शोषण आमतौर पे दिखाई नहीं देता है। जैसे मैं पुरुष हूं और मोटा मोटी मान लिया जाए, हालांकि काफी अंतरजातीय विवाह हमारे पुरखों के हुए हैं, नाना नानी के भी, माता पिता के भी, लेकिन सवर्ण माना जा सकता है। तो वैसे में अगर मैं सवर्ण हूँ, पुरुष हूँ, तो जातिगत शोषण के बारे में, नर नारी विषमता के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। हाँ, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं तो अंग्रेजी हटाओ वाला मुद्दा मैं जरूर समझ लूंगा। तो ये इस पूर्वांचल में भी, लोहिया को मानने वाले लोगों में भी ये बात, ये कमजोरियां नहीं है। और शिवनारायण जब जाते थे महाराष्ट्र और देखते थे कि परिवारों में, हमारे साथियों के परिवारों में, परिवार के अंदर जो श्रम साध्य काम है, उन श्रम साध्य कामों को केवल महिलाएं नहीं कर रही है, परिवार की पुरुष भी कर रहे हैं। चाहे रसोई बनाने का कम से कम कुछ निर्धारित रहता था कि इस दिन तो सब्जी पिताजी बनाएंगे। तो ये जो चीजें थी, ये हम लोगों की आचार संहिता में भी उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई देता था। क्योंकि ये मानते थे हम लोग कि अगर नई राजनीतिक संस्कृति कुछ करनी है तो जो सपना आप देख रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब आपके समूह में भी दिखाई देना चाहिए।
तो इस तरह की शर्तें रहती थी कि जो है पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, या जो जाति सूचक, या आमतौर पे ऐसा भी उर्मिलेश भाई से हमारा झगड़ा हुआ, लेकिन वो हमारे परिवार की माँ बहन से हम उसी तरीके से उनके परिवार की माँ बहन से संबंध जोड़ने लगते, झगड़ा हमारा। तो इस तरह इसका एक सांस्कृतिक आयाम भी है, और उन चीजों के बारे में समता संगठन और समाजवादी जन परिषद के लोग बहुत सचेत रहते थे। शिव नारायण इन चीजों से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि जो भी लोग उनको थोड़ा सा भी जानते हैं, और आज मैं तो मानता हूं अच्छी संख्या में एकदम बौद्धिक वर्ग आजमगढ़ का यहाँ जुटा हुआ है, और वो अगर एक बार भी मिले होंगे तो निश्चित जान लीजिए उर्मिलेश भाई की उनकी ईमानदारी और सादगी के वजह से यहाँ लोग इकट्ठा, जो आज की राजनीति में जिस तरह की दलाली और बिचौलिया वाला जो काम होता है, उससे परे एक नई राजनीति के लिए प्रतिबद्ध थे। वो माने हम लोगों से कुछ जो जुड़ाव आया या अलग हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जिस समूह से जुड़े वो, अभी जिस समूह का नाम लिया अभी, तो आप लोगों को या बाहर के लोगों को, जो पारंपरिक मार्क्सवादी विचार के लोगों को, उस नाम से ही बड़ा आश्चर्य होगा, राष्ट्रवादी जनवादी। ध्यान दीजिए उर्मिलेश जी, तो क्योंकि राष्ट्रवाद को सिरे से खारिज करने वाले भी लोग रहे, लेकिन आजमगढ़ में CPI-ML का एक ऐसा ग्रुप रहा है जो साम्राज्यवाद को एक प्रमुख अंतर्विरोध मानता रहा है, और उसके साथ साथ राष्ट्रीयता को, वो लोग आजादी के आंदोलन में जो लोग लगे हैं वैसे लोगों को सम्मानित करने का काम करते थे। और दिल्ली के एक एडवोकेट थे GD सिंह, जो कि फिर आकर के और चंदौली में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने, सिख थे, लेकिन यहाँ आए तो केस वगैरह काट लिया। हो सकता है कि उनके कुछ साथी यहाँ मौजूद भी हो, गुरुदर्शन सिंह उनका नाम था। तो उनका जो समूह था वो ये राष्ट्रीयता वाले उस पर भी एकदम क्लासिकल मार्क्सवादी वो थे, लेकिन वो मानते थे कि इसको नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस माने में वो अन्य तमाम समूहों से अलग थे, और मुख्य धारा के दलों से तो अलग थे ही। वो जानते थे, हम लोगों से बहस उनकी होती थी। अगर आप कह दीजिए कि ये जो मेन स्ट्रीम की वामपंथी पार्टियां हैं उनके बारे में अगर कहें कि वो सेकुलर हैं, तो वो लोग नहीं मानते। वो बताते थे कि केरल में वो क्या करते हैं, और हम कैसे मान लें उनको सेकुलर। आज मैं ये कह के समाप्त करूंगा कि बंगाल जैसे राज्य में जहां लंबे समय तक वाम मोर्चा की सरकार रही, और जहां नंदीग्राम और सिंगूर जैसी घटनाओं के बाद वो सरकार गई, वहां की बात बता रहा हूं कि आज गांव के स्तर पर अपना नंबर 1 दुश्मन CPI-M तृणमूल कांग्रेस को मानती है। और ऐसे में उनका जमीनी कार्यकर्ता ये कहता है कि दीदी को हराने के लिए बीजेपी को भी आप वोट दे दो। ये आप पता कर लीजिएगा, हमारे उस पर मत जाइए कि ये चीज हो रही है कि नहीं। विमान घोष जो राज्य के सचिव हैं, उन्होंने साफ कहा कि हमारे कैडर जो हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो साथियों, मैं ये करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि साथी शिवनारायण इन सब मामलों में उनका एकदम दिमाग स्पष्ट था, साफ था, एक प्रतिबद्धता के साथ वो थे। और लगातार बाद के दौर में भी हम से थोड़ा जुड़ाव भी हुआ। हमारे दल से कुछ लोग अलग होकर के आम आदमी पार्टी में गए, तो फोन करके शिवनारायण ने पूछा कि ये योगेंद्र यादव का क्या है। तो हमने बताया कि भाई योगेंद्र यादव ये मान रहे हैं कि किशन पटनायक की विजिबिलिटी नहीं है, वायबिलिटी नहीं है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के अग्रलेख में लिखा कि किशन पटनायक का तो चेहरा दिखाई नहीं था, और साबित हुआ। उर्मिलेश भाई परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में और एक हिंदी अखबार में ये NCERT में योगेंद्र जब उससे जुड़े थे कृष्ण कुमार जी के साथ, तो किशन पटनायक का जिक्र किया था उन्होंने चैप्टर में कि जन आंदोलनों का राजनीतिकरण का वो प्रयास कर रहे थे।
पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 1,25,00,000 के इनामी नक्सली नेता किशन जी का उस किताब में जिक्र है, जबकि किशन पटनायक का जिक्र। तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्यादा पढ़ने लिखने से वास्ता नहीं होता है। वो ये रमन सिंह ने भी ये बात कही, और रमन सिंह कहेंगे तो उसी समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कुछ उनका सरनेम अहीर है, होम मिनिस्टर है फॉर स्टेट, उन्होंने भी कहा कि अरे ये तो पूरा के पूरा हटाना चाहिए। जबकि उस पाठ में साफ लिखा है, 2007 में छपी हुई किताब है, और 2007 में किशन जी गुजर चुके थे, ये किशन जी नहीं गुजरे थे, और उनके गुजरने की बात उसमें लिखी हुई है। उसके बावजूद वो लोग कह रहे हैं कि वो नक्सली नेता का जो है पाठ में रखा गया, वो तो देशद्रोही थे, हैं? तो उस देशद्रोही के बारे में चर्चा करने का अभी समय नहीं है। उनके एक शिष्य के स्मृति में हम लोग आज यहाँ जुटे हैं। शिव नारायण का अदम्य आदर था उनके प्रति, बहुत ही ज्यादा। तो ऐसे अपने साथी के प्रति मैं फिर एक बार उनकी स्मृति को नमन करूंगा, और मुझे आप लोगों ने ये अवसर दिया, इसके लिए लक्ष्मण और उनके साथियों को धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय समाजवादी। बहुत बहुत शुक्रिया अफलातून जी। मुझे उम्मीद थी कि तमाम ऐसे किस्से भी हमें जानने को मिलेंगे जो शायद उस समय उस विचार, उस काम को उतनी गहराई में न समझ पाने के कारण कहीं दर्ज नहीं हुए या वो स्मृतियों में नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सभागार में तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस दौर को बहुत नजदीक से महसूस किया है, उनके संघर्षों के साथी रहे होंगे। उनमें से एक आप भी हैं। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, आप वहां से चल के आए अपने लंबे व्यस्तम कार्यक्रम में से तमाम कार्यक्रम को स्थगित करते हुए, और उसका लाभ निसंदेह हमें मिला और हम आपके आभारी हैं।